हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आप लोगों का जिसका बेसब्री से इंतजार था, हिस्टोपैथोलॉजी की कंप्लीट जो है मैराथन लेके आ गए हैं। यहां पर डिटेल में हम लोग एक एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक लाइन हम लोग यहां पर हिस्टोपैथोलॉजी की खत्म करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बेसिक से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप 2 मिनट हमें दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इस चीज को समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी की हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं और कंप्लीट पढ़ेंगे जो भी हिस्टोपैथोलॉजी में होता है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप डिग्री कर रहे हैं, डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर छात्र हैं, सेकंड ईयर छात्र हैं, तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये आपके लिए जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहां पर चीजों को तैयार किया है। देखिएगा, वन लाइनर तरीके से चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। कोई भी एक फालतू की लाइन इट और इज इसमें नहीं मिलने वाला है एक्स्ट्रा। जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लाइन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहां पर चीजों को बताया है। और जब इस तरीके से चीजें तैयार की जाती हैं, ग्राफ तरीके, चार्ट, फ्लो चार्ट, इस तरीके से जब चीजें तैयार की जाती हैं, तो ये चीजें हमको समझ में बहुत जल्दी आती हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और आप जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी चीजें तैयार करनी होंगी तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, और आपने बेसब्री से इंतजार किया है, उसका आपको यहाँ पर आज जरूर मजा आएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे आ चुके हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शुरू करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से इसको जो है पूरी हिस्टोलॉजी आज खत्म करेंगे। ठीक है, क्या इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो हम बेसिक करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक, एक एक लाइन। ठीक है, उस तरीके से हम लोग यहां पर करते हुए चलेंगे चीजों को। और आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोग, कोई आपका जानने वाला, कोई आपका साथी, कोई आपका बड़ा भाई बहन, छोटा, जो भी डीएमएलटी बीएमएलटी की तैयारी कर रहा हो, उसको इस चीज को उस तक पहुंचाई जाए, क्योंकि यहां से अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको ये चीज बताएं। ठीक है, ये आप की जिम्मेदारी बनती है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से हम आपको चीजों को बताएं, एग्जाम में कैसे आपको बेनिफिट मिले, कैसे आप चीजों को समझे, कैसे ये चीज जो है आपके दिमाग में जाए और एग्जाम में इससे क्वेश्चन निकले। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखेंगे, हमने इसमें जो है कवर किया है सिलेबस, एम्स तक की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लेवल तक की यहाँ पर थ्योरी को हमने कवर किया है। सही मायने में देखा जाए तो ये जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, ये आपके कॉलेज का पार्ट है। जब आप जो है डिप्लोमा कर रहे थे, वहां ये चीज आपको बताई जानी चाहिए थी, लेकिन वहां तब आपने ये चीज नहीं सीखी। तो अब आपकी ये बनती है जिम्मेदारी कि अब आप इसको सीखें। समय ना खराब करते हुए चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होता है। हिस्टोलॉजी ये होता है कि अगर हम किसी टिश्यू की स्टडी करें तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो नॉर्मल टिश्यू की जब हम स्टडी कर रहे होंगे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हिस्टोलॉजी हो जाएगी। अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजी ये होता है अगर किसी भी वर्ड में पैथो जुड़ जाता है। ठीक है, पैथो जुड़ जाता है मतलब कि कैसे जो है डिजीज, क्या उसमें डिजीज हो गई है, इसकी अगर जानकारी करनी है। हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू की हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसीजर अपनाया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में, जो प्रोसीजर अपनाया जाता है इन सभी को स्टडी करने के लिए, ठीक है, टिश्यू की स्टडी करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक। क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, देखो, ये चीजें अभी शुरुआत में थोड़ी सी क्या है, हिंदी इंग्लिश का आपको खेल लग रहा होगा कि इंग्लिश दिख रही होगी, छोड़ देते हैं, हमें तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, समझ में नहीं आएगा। ये आप जब तक रोना रोते रहेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। बड़ा भाई छोटा भाई मानते हुए यहाँ इस वीडियो में आप रुकिएगा, इसको देखिएगा और सुनिएगा पहले, सबसे पहले, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हिंदी इंग्लिश कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर हम इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, और हम आपको तो हिंदी में सारा कुछ बता ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सुनिए आप इसको, इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वहां पर ऐसे ही आएगी। अब देखिए, अब आप हिस्टो में हैं, जब हिस्टो में हैं तो वहां पर क्या होता है, टिश्यू आता है, ऑर्गन भी आता है। तो वो जब बायोप्सी आपके पास आती है तो उसका क्या करना रहता है, उसके सेक्शन करने रहते हैं, उसकी फिर स्टडी करनी रहती है, स्लाइड बनानी रहती है, और वो सारी चीजें फिर होती हैं। तो जो वो आपके पास टिश्यू आ रहा है, जो आपके पास टिश्यू आ रहा है, ठीक, तो वो दो तरीके से आ सकता है। एक को बोलते हैं बायोप्सी, एक होता है बायोप्सी, एक होता है एटॉप्सी। तो बायोप्सी क्या होता है, अगर किसी लिविंग बॉडी में, ठीक है, लिविंग बॉडी से अगर टिश्यू को निकाला जाता है, रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द लिविंग बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोप्सी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोप्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी की बात करें, ऑटोप्सी क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ लार्ज टिश्यू, ठीक है, पूरा पूरा आर्गन आ जाए या फिर लार्ज टिश्यू आ जाए और फ्रॉम डेड बॉडी,
ठीक है। अगर किसी डेड बॉडी का है तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोला जाए एटॉप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एटॉप्सी बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एटॉप्सी बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप एक चीज समझिए, एक वर्ड होता है ऑटोलिसिस। क्या होता है, ऑटोलिसिस। देखो क्वेश्चन एट इज पूछा जाता है ऐसे ही। ऑटोलिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जैसे ही क्या होता है टिश्यू निकाला जाता है, ठीक, जैसे ही सेल क्या कर दिया गया, टिश्यू निकाला गया बाहर, ठीक है, बॉडी से अलग कर दिया गया, तो उसकी क्या हुई, ब्लड सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गई, उसके अंदर अब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और सेल क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। तो जब सेल डेथ होने लगेगी, जब सेल डेथ होती है तो उसी समय क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल होता है लाइसोसोम, उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। स्वयं को ही, खुद को ही क्या होती है, सेल मार लेती है, ठीक, सेल्फ जो है डिस्ट्रक्शन कर लेती है और इसी के द्वारा क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोलिसिस बोला जाता है। बात करें तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिससे क्या होता है, अभी आपने छोटी क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे, लाइसोसोम को क्या कहते थे, आत्मघाती झिल्ली बोला जाता था, ठीक है, आत्मघाती झिल्ली बोला जाता था। और यही लाइसोसोम क्या करता है, यही लाइसोसोम ऑटोलिसिस करा देता है, ठीक है। एक वर्ड लिखा हुआ है प्यूट्रीफैक्शन। क्या लिखा हुआ है, प्यूट्रीफैक्शन। ये प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, देखिए प्यूट्रीफैक्शन होता है सड़ना। क्या होता है, सड़ना। अब जब टिश्यू जो है बॉडी से निकाल दिया गया है तो अब तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगेंगे और उसको सड़ाने लगेंगे। जब वो सड़ने लगेगा तो आप देखेंगे कि जब काफी दिन से टिश्यू पड़ा रहता है, कहीं भी आपने टिश्यू का मान लीजिए छोड़ दीजिए, चूहा मर गया हो या कुछ भी आपने देखा हो, धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है और लिक्विड जैसा होने लगता है, उसी को बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म मैटर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या है, हमारी सेल्स के अंदर प्रोटीन होती है, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑफ द टिश्यू एंड द लिक्विफिकेशन ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, लिक्विफाई होने लगता है। आप यहां तक ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, आप यहां तक बात समझे कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द डिजीज टिश्यू। उसके बाद क्या है, हमने बताया बायोप्सी क्या होती है, अगर किसी लिविंग बॉडी से जो है सैंपल लिया गया है, टिश्यू निकाला गया, उसको बायोप्सी बोलते हैं। अगर डेड बॉडी से सैंपल निकाला गया उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, ठीक है। डेड बॉडी से क्या टिश्यू निकाला गया, ठीक है, डेड बॉडी से अगर लार्ज टिश्यू या ऑर्गन निकाला गया उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोलिसिस क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, स्वयं को ही कोशिका क्या कर लेती है, मार लेती है। प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, प्यूट्रीफैक्शन सड़ना बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डिकम्पोज करने लगते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको फंजाई या बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, सड़ाने लगते हैं और धीरे धीरे टिश्यू क्या होता है, लिक्विफाई होने लगता है, ठीक है। ये हो गई थोड़ी सी जानकारी, ठीक। अब आगे चलिए बेसिक। अब ये जो बायोप्सी कर रहे थे, सैंपल को निकाल रहे थे ना, तो उसको निकालने के भी कई सारे तरीके हैं, ठीक। पहला तरीका आता है एक्सेशनल बायोप्सी। क्या है, एक्सेशनल बायोप्सी। ये एक्सेशनल बायोप्सी क्या होता है, व्हेन द होल मास ऑफ द रिमूव। जैसे कि देखो ये यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक, ये कहीं क्या है, ये टिश्यू है पूरा, ठीक, यहां पर क्या है, दिक्कत हो गई इसमें, ठीक, यहां पर क्या है, सड़ने लगा, लेजन हो गया, मास हो गया, ठीक, यहां पर डिजीज आपको दिख रही है, ठीक, गांठ बन गई। अब इस पार्ट को पूरे को निकाल लिया जाए, इस पूरे को निकाल लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेशनल बायोप्सी। क्या बोलेंगे, एक्सेशनल बायोप्सी। अब इंसेशनल बायोप्सी क्या होता है, व्हेन द पीस फ्रॉम द लीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ठीक है। इंसेशनल होता है कि जैसे ये था, ठीक, इसमें से इसको निकालने से पहले इसमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट ले लिया गया, थोड़ा सा पार्ट ले लिया गया, इसको क्या बोल देंगे, एक्सेशनल, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, सॉरी, इसको बोल देंगे इंसेशनल, ठीक है, इंसेशनल बोल देंगे बायोप्सी। अगर कंप्लीट जो है कंप्लीट मास रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेशनल। देखो होल मास इज रिमूव्ड, ये क्या हो गया, एक्सेशनल हो गया। इंसेशनल बायोप्सी होती है जिसमें से पीस ऑफ द लीजन, एक छोटा सा पार्ट जो है लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसेशनल बायोप्सी, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब पंच बायोप्सी क्या होता है,
पंच बायोप्सी उसको कहते हैं, ये देखिए ये डायग्राम लगा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पंच बायोप्सी। ये क्या है, ये है पंच बायोप्सी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे ये यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं लेजन दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे जो है पंच नीडल होती है, उससे क्या करते हैं, उसको रोटेट करके उतना उतना क्या करते हैं, टिश्यू को निकाल लिया जाता है। स्मॉल राउंड पीस ऑफ द टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम स्किन, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मान लो गांठ हो गई है और पंच नीडल होती है, उसको ऐसे डाल के और उतना ही गोल गोल जो है पूरा टिश्यू निकाल लिया जाता है। इसी को बोलते हैं पंच बायोप्सी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पंच बायोप्सी, इसको बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल राउंड पीस ऑफ द टिश्यू इज रिमूव्ड, ठीक हो गया। अब देखिए नीडल बायोप्सी क्या होता है। नीडल बायोप्सी होती है, ये आप यहां पर देख रहे हैं जो बोन मैरो में यूज होते हैं, ये नीडल बायोप्सी है। नीडल बायोप्सी इसको कहते हैं, ठीक। नीडल बायोप्सी में क्या होता है, थिक नीडल लाइक द बोन मैरो बायोप्सी नीडल आर विद द फाइन नीडल ऑफ द 22 गेज हाइपोडर्मिक नीडल, ठीक है। इसको बोलते हैं नीडल बायोप्सी। फिर एक आती है ड्रिल बायोप्सी। इसमें क्या होता है, ड्रिल मशीन जैसे रहती है और उसके आगे नीडल लगी रहती है, जिसमें बोन में से अगर कोई सैंपल लेना है तो उसको कहते हैं ड्रिल बायोप्सी। उसको क्या बोला जाता है, ड्रिल बायोप्सी कहते हैं। ऐसे होती है ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी जो होती है उसको कहते हैं कोर नीडल बायोप्सी भी बोला जाता है, और इसका जो है ट्रू कट नीडल से इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ बायोप्सी हैं। कभी कभी पूछे जाते हैं एक्सेशनल क्या होता है, इंसेशनल बायोप्सी क्या होता है, पंच बायोप्सी क्या होता है और नीडल बायोप्सी क्या होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब देखिए सैंपल आपके पास आ गया है हिस्टोपैथोलॉजी में। अब क्या है, इस सैंपल को आपको कलेक्ट करना है, रिसीव करना है। तो आपके पास एक फॉर्म आता है ऐसे, ठीक, एक फॉर्म आता है, इसको बोलते हैं रिक्विजिशन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, रिक्विजिशन फॉर्म बोलते हैं। और इस पर जो है बायोप्सी पर भी ऐसे सारी डिटेल्स लिखी रहती है, नेम एज ये सारी चीजें लिखी रहती है इस बायोप्सी पर, इस डिब्बे पर जिसमें बायोप्सी आती है, ठीक है। अब रिक्विजिशन जो फॉर्म होता है उसमें पेशेंट का नाम देखना है और बायोप्सी पर भी नाम देखना है। एज उसकी क्या है, उसका सेक्स क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टाइप ऑफ सैंपल क्या है, सैंपल कहां से निकाला गया है, किस दिन उसका ऑपरेशन हुआ था, किस डॉक्टर ने किया था, और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, पेशेंट का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। ये सारी चीजें आप इसमें मैच करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने टिश्यू को जो है रिसीव कर लिया है। अब जो है, अब जब आपने बायोप्सी रिसीव कर ली है, स्पेसिमेन को रिसीव कर लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब इसका आप एग्जामिनेशन करेंगे। अब इसका एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तब क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, 8 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में कहीं जाके हमारी ऐसी स्लाइड तैयार होती है, इस पर ये जो है ऐसे जो है सीरियल सेक्शन आते हैं और इन सेक्शन में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे 8 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इनके बारे में अब हम लोग एक लाइन से पढ़ने वाले हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिक्सेशन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फिक्सेशन करेंगे। अब टिश्यू हमारे पास आ गया, अब हमको उसको फिक्स करना है। फिक्सेशन क्यों करते हैं, ठीक, सबसे पहले तो यही बात है, एनी टिश्यू रिमूव फ्रॉम बॉडी, कोई भी टिश्यू जो है बॉडी से निकाला जाता है तो स्टार्ट डिकम्पोजिंग, सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो उसको O2 नहीं मिल पाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, इसको रोकने के लिए फिक्सेशन करते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका मेरे भाई। अब आप यहां पर इस चीज से समझिएगा कि किस तरीके से आपके लिए चीजें तैयार की गई हैं। देखो ये हमने लिख दिया कि दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज प्रिवेंटेड बाय फिक्सेशन। एज इट इज लाइन आपसे पूछी जाएगी, एज इट इज लाइन पूछी जाएगी कि ये जो है आपका जो डिकम्पोजिशन होता है उसको प्रिवेंट करता है कौन, फिक्सेशन प्रिवेंट करता है, और इसीलिए फिक्सेशन किया जाता है। आप क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि फिक्सेशन क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड फिक्सेशन, क्यों जरूरत होती है। ऑप्शन दिया होगा कि डिकम्पोजिशन, प्यूट्रिफिकेशन, ठीक, ऐसे सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तब आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ भैया डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फिक्सेशन टिश्यू आर फिक्स्ड इन कंप्लीट फिजिकल और द पार्शियली केमिकल स्टेट, या तो कंप्लीटली उसको फिजिकल स्टेट को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, या फिर पार्शियली केमिकल स्टेट फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब फिक्सेशन से क्या होता है, फिक्सेशन से क्या होता है, देखो मेरे भाई, फिक्सेशन से होता है, एक एक लाइन यहां पर देखो मैंने लिखी हुई है, और वो भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में। फिक्सेशन से क्या होता है, देखो फिक्सेशन के क्या होगा, फिक्सेशन से ये हो जाएगा प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलिसिस, ठीक, सड़ेगा नहीं, और क्या होगा, ऑटोलिसिस नहीं होगी। और फिक्सेशन क्या करता है, हार्ड कर देता है टिश्यू को, और जब टिश्यू हार्ड होगा तभी तो उसकी जो है सेक्शन कटिंग में क्या होगी, अच्छे से सेक्शन तभी तो कट होके आ पाएगा। जो ये सेक्शन आप देख रहे थे ये तभी तो अच्छे से कट होके आ पाएगा जब वो टिश्यू हार्ड होगा। अभी आगे इसकी बात आगे करेंगे। अब देखिए एक फिक्सेटिव जो हम लोग फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो उस फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए।
जब हम लोग टिश्यू को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली तो बात है कि चीप होना चाहिए, सस्ता हो भाई। अच्छी वही चीज है जो सस्ती हो और जल्दी से मिल जाए, ठीक है। स्टेबल हो एंड सेफ टू हैंडल हो। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई केमिकल हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदले ना। अगर आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदले ना, उसी को बोलते हैं स्टेबल। फिर फिक्सेशन जल्दी कर दे, ऐसा नहीं कि देर तक फिक्स कर, मतलब उसको टाइम लग रहा हो टिश्यू को फिक्स करने में बहुत ज्यादा, ये भी नहीं हो। मिनिमम लॉस ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का भी मिनिमम लॉस करता रहे, मतलब करे, ठीक है। रिटेन द नॉर्मल कलर, टिश्यू का कलर ना चेंज करे, नॉर्मल कलर ही रहने दे। एक आइडियल फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कि फिक्सेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर बात करें तो फिक्सेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल टाइप के होते हैं और दूसरे होते हैं कंपाउंड टाइप के। सिंपल में होता है जिसमें एक सब्सटेंस का प्रयोग किया जाए, ठीक, वन सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड में क्या होगा, एक से अधिक सब्सटेंस यूज कर लें, मोर देन वन, ठीक। तो ऐसे जो है, ऐसे फिक्सेटिव को कंपाउंड फिक्सेटिव कहेंगे। एग्जांपल की बात करें, जो फार्मलिन होता है, जो फार्मलिन होता है वो कैसा है, वो सिंपल फिक्सेटिव है। और बॉइंस हो गया, ठीक है, जेंकर्स हो गया, ये कैसे हैं, ये कंपाउंड फिक्सेटिव है। अभी इनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलिएगा, टाइप ऑफ फिक्सेटिव की बात करें। टाइप ऑफ फिक्सेटिव में जो है तीन प्रकार से हम लोग इनको बांट सकते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फिक्सेटिव जो क्या करें, वो टिश्यू की एनाटॉमी को फिक्स रखें, ठीक है, प्रिजर्व द एनाटॉमी। तो ये कैसे हो गए, ये माइक्रो एनाटॉमिकल हो गए। साइटोलॉजिकल जो फिक्सेटिव होते हैं वो प्रिजर्व रखते हैं साइटोप्लाज्मिक आर द इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे फिक्सेटिव साइटोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। एक हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हिस्टोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एंजाइम। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ऐसा फिक्सेटिव आप बताइए, कौन से ऐसे फिक्सेटिव होते हैं जो टिश्यू का जो है हिस्टोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और एंजाइम को फिक्स रखते हैं, ठीक है, जो एंजाइम को फिक्स करते हैं। तो ऐसे कौन हो गए, ऐसे जो होते हैं फिक्सेटिव वो होते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, ठीक है। अब कॉमनली यूज किए जाने वाले फिक्सेटिव की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है फार्मलिन। एक तो फार्मलिन जिसका आपने सुना ही सुना होगा, दूसरा है ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक, तीसरा है पिक्रिक एसिड, इसको कहते हैं बॉइंस फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं, बॉइंस फ्लूइड कहते हैं। बॉइंस फ्लूइड के अंदर मेनली क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉर्नाइक्स फिक्सेटिव होता है, कॉर्नाइक्स में मेनली क्या होता है, अल्कोहल होता है। एक और होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब देखो, ये जो यहां पर बातें होंगी, फिक्सेटिव हो गया, सारी चीजें की बात होगी, ये जो बेसिक चीजें होती है जैसे फॉर्मलिन है, ये तो यूज ही होता है, ठीक, मोस्ट कॉमन है, ये पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में। आप देखेंगे एग्जाम में कहीं आ जाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अगर आप फिक्सेटिव इतना बेसिक से पढ़ के चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक। अगर आपको हम यहां पर ऐसे डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको मजा नहीं आएगी, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन निकलेगा नहीं। अब वो लेवल नहीं रहा एग्जाम का कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि फॉर्मलिन क्या है, फिक्सेटिव है, 10% जो है यूज करते हैं, ये क्वेश्चन अब नहीं आते बच्चों वाले। लेवल अच्छा आता है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं है, यहाँ पर सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी किताबों से, अच्छे कंटेंट से, दो चार जगह से बहुत ही अपने तरीके से तैयार किया हुआ कंटेंट है। ये आपको कहीं किताब में इस तरीके से, देखो किताब में सब चीज आपको मिलेगी, हर एक चीज किताब की ही होगी, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा होगा, वो चीज किताब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक, आगे चलिएगा। अब आगे बात करते हैं फार्मलिन की, ठीक है। फार्मलिन की बात करते हैं तो ये कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है। क्या है, कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है। और कमर्शियली क्या होता है, ये बाजार में मिलता है 40% W/V, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम 40% सोल्यूशन जो है, इसी को कंसीडर कर लिया जाता है 100% फार्मलिन। क्या करते हैं इसको, इसी को मान लेते हैं 100% फार्मलिन, ठीक है। इसको जो है, इसको क्या करते हैं, 10 ml फार्मलिन लेते हैं और 90 ml जो है वाटर लेते हैं, ये सोल्यूशन बना लेते हैं। फार्मलिन जो है 6 से 8 घंटा लेता है फिक्स करने के लिए, थिन पीस ऑफ 4 mm, ठीक है, थिन पीस ऑफ 4 mm, ठीक। इट्स रिक्वायर्ड 20 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, ठीक। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड फार्मलिन हो गया। अब फार्मलिन के अपनी जो है उपयोग है, ठीक, अपने लाभ हैं और इसके अपनी जो है हानियां हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कि फार्मलिन से लाभ क्या है, फार्मलिन से हानि क्या है, ठीक। चलो मेरे भाई सुनो, फार्मलिन से हमको क्या लाभ है, ठीक है। रैपिडली क्या करता है, पेनिट्रेट द टिश्यू, ठीक, तेजी से जो है फिक्स करता है टिश्यू को, रैपिडली पेनिट्रेट द टिश्यू। फिर क्या करता है, नॉर्मली कलर ऑफ द टिश्यू रिटेन चीप एंड इजिली अवेलेबल। क्या करता है, नॉर्मली जो है कलर जो है टिश्यू का रिटेन रखता है, ठीक है।
सस्ता होता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। बेस्ट फिक्सेटिव फॉर न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक। ऑप्शन दिए रहेंगे कि कौन सा फिक्सेटिव बेस्ट होता है फॉर द न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए, तब आप बताएंगे कि फॉर्मलिन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप जो वहां पढ़ते थे कि 6 से 8 घंटे में कौन फिक्स करता है, फॉर्मलिन फिक्स करता है ना, क्वेश्चन ये आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके डिमेरिट्स क्या है, हानियां क्या है। काज एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ टिश्यू, ये क्या करता है, फॉर्मलिन क्या करता है, एक्सेसिव हार्ड कर देता है टिश्यू को बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जहां पर हिस्टोपैथोलॉजी में आप देखे होंगे जहां ये फॉर्मलिन रखा होता है, इससे क्या होता है, इरिटेशन होती है आंखों में, ठीक है, आपसे आंसू निकलने लगते हैं, तो ये इरिटेशन होने लगती है, स्किन में खुजली होने लगती है, तो ये इसके क्या है, डिमेरिट्स हैं। फॉर्मलिन समझ गए। दूसरा समझते हैं क्या था, ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड जो है फिक्सेटिव है, एक यूज करते हैं एज ए फिक्सेटिव इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए किस फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे ग्लूटरल्डिहाइड का किया जाता है। 4% सोल्यूशन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये पहली बात तो एक्सपेंसिव है, ठीक, एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज यही है कि सब लोग इसको फिर अगर एक्सपेंसिव है तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। फिर और दूसरी चीज क्या करता है, इट पेनिट्रेट द टिश्यू स्लोली, ये टिश्यू को जो है पेनिट्रेट धीमे करता है, ठीक, फिक्स धीरे धीरे करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आइडियल फिक्सेटिव की हमने बात बताई कि टिश्यू को जल्दी पेनिट्रेट करे, जल्दी फिक्स करे, ठीक है। दूसरा बताया था, एक और बताया बॉयंस फिक्सेटिव क्या होता है। बॉयंस फिक्सेटिव में होता है पिक्रिक एसिड मेनली, ठीक है। जो बॉयंस फ्लूइड होता है वो रीनल एंड टेस्टिकुलर निडल बायोप्सी के लिए यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा रीनल और टेस्टिकुलर निडल बायोप्सी के लिए किस फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सा गुड फिक्सेटिव माना जाता है, तो आप बताएंगे कि बॉयंस फिक्सेटिव को मानते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोजन के लिए गुड फिक्सेटिव फॉर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के लिए किस फिक्सेटिव, कौन सा अच्छा फिक्सेटिव है, तो वो कौन सा है, बॉयंस फिक्सेटिव है, पिक्रिक एसिड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो बॉयंस फिक्सेटिव है ये स्टेन करता है टिश्यू को येलो, ठीक, येलो टाइप का कर देता है, ठीक है, येलो टाइप का कर देता है। आगे देखिए एक और है, एक है कॉर्नाइज फिक्सेटिव। कॉर्नाइज में मेनली क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है, मेनली क्या होता है, अल्कोहल होता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फिक्सेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्फीयर, साइटोप्लाज्मिक स्फीयर में किसका, कॉर्नाइज फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोथ मेथिल एंड एथिल अल्कोहल कैन यूज, एथिल और मेथिल अल्कोहल दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, जो कॉर्नाइज फिक्सेटिव है ये गुड फिक्सेटिव है फॉर ग्लाइकोजन एंड डिजॉल्व फैट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिजॉल्व फैट के लिए, फैट के डिजॉल्व के लिए या ग्लाइकोजन के लिए, दोनों के लिए कौन सा गुड फिक्सेटिव है, अच्छा फिक्सेटिव माना जाता है, आपको बताना है, कार्बोनिल फ्लूइड है, ठीक है। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कौन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये जो है फॉर द सीएनएस टिश्यू, अगर सेंट्रल नर्वस टिश्यू, सीएनएस आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस टिश्यू अगर कोई आता है तो उसके लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड गुड होता है, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, सीएनएस टिश्यू एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं, फॉर द बेस्ट फिक्सेटिव फॉर लिपिड, ठीक। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, लिपिड के लिए बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा है, लिपिड को फिक्स रखना है तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ठीक है। इंपार्ट्स द ब्लैक कलर टू द टिश्यू, अगर किसी में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से किसी टिश्यू को फिक्स करते हैं तो वो क्या कर देता है, टिश्यू में ब्लैक कलर इंपोर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गए हमारे फिक्सेटिव। बोलो भाई, चीजें हमको आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ी होगी, सुना होगा, लेकिन इस तरीके से इस बात की गारंटी है, मैं मानता हूं कि पहली बार ही आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं कंटेंट ना तो फ्री में मिलेगा और ना ही पेड मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिल रहा हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप चीजों को इन तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वी बात है, सच बात है, ठीक। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आते हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा। अभी हम नेक्स्ट जो है, अभी हमने एमपी ग्रुप 5 2017 का डिस्कशन किया, बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें भी मेहनत की और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसी तरीके से हम आपको लेटेस्ट पैटर्न दिखाते हैं एमपी ग्रुप 5 का। एमपी ग्रुप 5 का है पेपर 2025 का, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आए हैं, तब आप देखेंगे कि इसमें से हिस्टोपैथोलॉजी से कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे। इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से चलिएगा। अब हमने बात की थी प्रोसेस में, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए पीछे आइए। सबसे पहले हमारे पास टिश्यू आया था तो हमने उसको क्या किया था, फिक्स किया था,
ठीक, उसको हमने क्या किया था, फिक्स किया था। फिक्स करने के बाद में अगर कोई बोनी टिश्यू आ जाता है, बोनी टिश्यू आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। डीकैल्सिफिकेशन बोनी टिश्यू का क्यों करेंगे भाई, बोनी टिश्यू का डीकैल्सिफिकेशन इसलिए करेंगे जब हम लोग सेक्शन कटिंग करते हैं, उसमें जानते हैं आप ब्लेड लगा रहता है, अगर बोनी होगा तो कैसी उसकी सेक्शनिंग हो पाएगी, ठीक है, हार्ड रहेगा, ब्लेड टूट सकता है, माइक्रोटोम खराब हो सकती है, तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, बोन है, बोन के अंदर क्या होता है मेनली कैल्शियम, और कैल्शियम की वजह से जो है हार्डनेस रहती है, और उसी को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब बोनी टिश्यू आ जाता है तो अब क्या करते हैं हम लोग, तब करते हैं डीकैल्सिफिकेशन। और हमने ये बात आपको बताई है कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में डी लग जाए, डी लग जाए, जैसे कि डिहाइड्रेशन, अभी इसमें इसी टॉपिक में हम लोग आगे डिहाइड्रेशन भी पढ़ेंगे। तो डी का मतलब क्या है, रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर, तो पानी का बाहर निकलना, ठीक है। ऐसे ही डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, रिमूवल, ठीक, कहीं भी लगा मिल जाए। और कैल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, कैल्शियम। आगे लिखी हुई है बात, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू पीस नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गुड सेक्शन, ठीक। अब देखो ये इंग्लिश पढ़ दी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, और वही बात हमने बताई कि डीकैल्सिफिकेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि अगर हमको अच्छा सेक्शन चाहिए, माइक्रोटोम अच्छी तरीके से, जब माइक्रोटोम अच्छे तरीके से काम करेगी तभी सेक्शन अच्छे से आ पाएगा, और जब टिश्यू क्या होगा, सॉफ्ट होगा, तभी कटेगा अच्छे से। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैल्शियम को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, टिश्यू से, ठीक है, ओके, हो गई बात। अब क्या है, अब बात करते हैं, कैल्शियम इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड देन मे बी काज डैमेज ऑफ द कटिंग एज ऑफ द माइक्रोटोम नाइफ। हमने बताया अगर कैल्शियम टिश्यू से नहीं निकलेगी तो माइक्रोटोम भी खराब हो सकता है, कटिंग भी अच्छी नहीं होगी, नाइफ भी गड़बड़ हो जाएगा। द रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू या टिश्यू पीस इज केप्ट इन चीलेटिंग रीजेंट। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं। तो कैल्शियम को रिमूव करने के लिए टिश्यू से, जो टिश्यू पीस इज केप्ट कहां रखा जाता है, इन चीलेटिंग एजेंट, चीलेटिंग रीजेंट में रखते हैं, ठीक है, चीलेटिंग रीजेंट में रखते हैं। आओ समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास जो है बोनी डीकैल्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, कलेक्शन आपने टिश्यू किया, कट टिश्यू पीस लेस देन 5 mm थिकनेस, 5 mm से उसको क्या करेंगे, टिश्यू को कट करेंगे 5 mm थिकनेस, ठीक है, 5 mm से उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, ठीक है, बोन कटर से, ठीक है, बोनी टिश्यू है तो उसको बोन कटर से काटेंगे। फिर उसके बाद फिक्स करेंगे, उसको फिक्स करेंगे रूटीन, बोनी टिश्यू इज प्रिजर्व्ड इन द रूटीन फिक्सेटिव एग्जांपल 10% फॉर्मेलिन, फिक्स हो गया आपका 10% फॉर्मेलिन में। अगर बोन मैरो है उसको फिक्स किया जाता है जेंकर्स फ्लूइड में, ठीक है, किसमें करते हैं, जेंकर्स फ्लूइड में। अब ये क्वेश्चन है मजेदार, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और देखो हम स्टार बनाते हुए चल रहे हैं आपके सामने। और भाई मेरे, अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हमने 1 साल पहले ही बताया था कि कौन से आपके डिप्लोमा में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में पेपर में आ सकते हैं। आप जाके देख लेंगे, हमने 3 क्लास ही ली थी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक तीसरी क्लास में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाएंगे। और अभी का आप पेपर देख लें, या 1 साल पुराना देख लें, या 2 साल पुराना देख लें, उसी टॉपिक में से ही पेपर आता है, क्योंकि सिलेबस ही उतना है, और हमने 20 से 25 टॉपिक बताए जिसमें से आपका 70 नंबर आ सकता है। तो यहां पर आप विश्वास कीजिएगा, चीजें आपको बेहतरीन मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब हमारा क्या है, फिक्स हो गया टिश्यू, उसके बाद में क्या करेंगे, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, तो टिश्यू प्लेस किया जाता है कैल्शियम चिलेटिंग सोल्यूशन में, और तमाम प्रकार के सोल्यूशन क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो बात करें HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की। किसकी बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड जो है 5% एक्वस सोल्यूशन इज यूज्ड, 5% एक्वस सोल्यूशन यूज किया जाता है। सोल्यूशन क्या किया जाता है, डेली चेंज किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन इज यूजुअली कंप्लीटेड इन 1 to 4 डेज। जब HNO3 में रखते हैं तो 1 से 4 दिन लग जाता है इसको, ठीक है, 1 से 4 दिन लग जाता है। अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं, फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन। क्या है, फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन जब होता है तो फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन में फॉर द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द लार्ज टिश्यू। अब ये पूछ दिया जाए, अगर कोई लार्ज टिश्यू है उसका डीकैल्सिफिकेशन करेंगे तो उसके कौन से सोल्यूशन में उसको डालेंगे, तो आप बताएंगे उसको फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है। दिस इज गुड प्रिजर्वेटिव, ये अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कौन है, चीलेटिंग एजेंट। कौन है, चीलेटिंग एजेंट है। अब आप चीलेटिंग एजेंट जानते हैं कौन होते हैं, चीलेटिंग एजेंट जैसे कि हो गया
जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैव द कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी, उनके अंदर क्या होती है, कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। आपने ये बात कहां पढ़ी रखी है, ये आपने एंटीकोगुलेंट में पढ़ रखी है, ठीक है। बाय दिस रीजेंट डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीटेड विद इन द मिनिमम डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन में टिश्यू का मिनिमम डैमेज होता है, ठीक है। टिश्यू इज केप्ट इन, टिश्यू रखा जाता है 5% EDTA सोल्यूशन, 5% EDTA solution after fixation and decalcification usually completed 4 to 5 days, ठीक है। फिक्सेशन करने के बाद में, टिश्यू को फिक्स करने के बाद में 5% EDTA सोल्यूशन में क्या कर दिया जाता है, टिश्यू को डाल दिया जाता है और टिश्यू जो है 4 से 5 दिन लेता है डीकैल्सिफाई होने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। एक और मेथड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, इससे भी डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव है। अब पूछ दिया जाए विच मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, अभी बताऊंगा जो किसमें पूछा गया है, शायद एमपी ग्रुप 5 में 2025 में पूछा गया, अभी बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मेथड होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक में होता क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक जो होता है, डीकैल्सिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन टू द निगेटिव इलेक्ट्रोड। ऐसे रहता है, ये हो गई बोन और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे कैल्शियम आयन क्या होता है, आके जमा हो जाता है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर क्या कहें, अगर इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 40 से 45 डिग्री, ठीक है, 40 से 45 डिग्री, तो ये जो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है ये 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ 8% HCl एंड 10% फॉर्मिक एसिड आर यूज एट इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड रहता है उसमें 8% HCl और 10% फॉर्मिक एसिड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें टिश्यू को लंबे समय के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में टिश्यू को लंबे समय के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। अब जब ये चीज हो गई, ठीक, डीकैल्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन करते हैं आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन, टिश्यू इज न्यूट्रलाइज आफ्टर द प्लेसिंग देम इन 5% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ओवरनाइट, ठीक है। ऐसे ही चीजें पूछी जाती हैं। न्यूट्रलाइजेशन किसमें करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन तो डीकैल्सिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद टिश्यू का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, उसको रख दिया जाता है 5% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में रख देते हैं, ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टिश्यू को वॉश कर लेते हैं, रनिंग टैप वाटर में टिश्यू को वॉश कर लिया जाता है। अब टिश्यू क्या हो चुका है, डीकैल्सिफाई हो चुका है, उसमें से क्या है, कैल्शियम निकल चुका है। अब देखिए, जब कैल्शियम निकल चुका है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से कैल्शियम निकल गया है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है आपका एमपी ग्रुप 5 2025 में, आप समझिएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कैल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कैल्सिफिकेशन। इसके कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में क्या है, अब टिश्यूज के अंदर से बोन के, जैसे बोनी है तो उसके अंदर से क्या कैल्शियम निकल गया है, तो अब क्या उसको दबाएंगे तो बेंड हो जाएगी, ठीक है। बेंडिंग या निडलिंग, उसके अंदर निडल डाल देंगे, भोंक देंगे तो देखें कि निडल भी अंदर चली गई, ठीक। तो ऐसे अगर पता करेंगे हम, तो एक तो तरीका हो गया फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें टिश्यू डैमेज भी हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक, टिश्यू खराब हो जाता है, डैमेज भी होता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में। दूसरा मेथड क्या है, एक्सरे मेथड। दूसरा मेथड क्या है, एक्सरे मेथड। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, कौन सा बेस्ट मेथड है डिटर्मिनेशन के लिए एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। तो आप कहेंगे एक्सरे मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, पता लगाने के लिए। बट लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये वेरी कॉस्टली, ये महंगा पड़ जाता है। क्या है, ये महंगा पड़ता है। टिश्यू फिक्स्ड इन मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव कांट बी टेस्टेड एज दे विल बी रैपिड ओपेक, रेडियो ओपेक, ठीक है। अगर फिक्सेटिव में क्या हो जाए, टिश्यू को फिक्स किया जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड से, तो इसमें फिक्सेटिव जो होता है कांट बी टेस्टेड, ठीक, दे विल बी रेडियो ओपेक, ठीक। तब इसका क्या करते हैं, पता नहीं लगा पाते हैं अगर मर्क्यूरी क्लोराइड कंटेनिंग फिक्सेटिव का यूज कर लिया जाए, ठीक है। अब और एक तरीका होता है, केमिकल मेथड भी होता है डिटेक्ट करने के लिए, किसका, एंड पॉइंट का पता लगाने के लिए कि जो है टिश्यू डीकैल्सिफाई हो गया है कि नहीं हो गया। इट इज डन टू डिटेक्ट कैल्शियम द डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड व्हेन नो फर्दर कैल्शियम इज डिटेक्टेड, डीकैल्सिफिकेशन इन कंसीडर्ड कंप्लीटेड, ठीक है। क्या है, इसको डन किया जाता है टू डिटेक्ट द कैल्शियम इन द डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड में व्हेन द नो फर्दर कैल्शियम इज डिटेक्टेड,
ये होता है। और इसका ये प्रोसीजर है केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में क्या होता है, जो उसका डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड है उसको ले लेते हैं, उसमें 5 ml लेते हैं और ये 6 से 12 घंटे के लिए उसमें ये अमोनियम ऑक्जिलेट मिलाते हैं और ये सारी चीजें, ये हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिख दिया है मैंने, बता दिया है आपको, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरे मेथड है पता लगाने के लिए, एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से भी करते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं माना जाता, उसमें टिश्यू खराब हो जाता है। अब हम लोग कैल्सिफिकेशन की बात कर चुके हैं, डीकैल्सिफिकेशन की। अब क्या है, फिक्सेशन हो गया। फिक्सेशन के बाद क्या करेंगे, टिश्यू फिक्स हो गया है, अब उसके बाद में हम उसको किस में ले जाएंगे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में की ओर ले जाएंगे, क्योंकि टिश्यू से पानी निकालेंगे सारा, ठीक। टिश्यू से क्या करेंगे, पानी निकालेंगे। डी का मतलब क्या है, रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर, ठीक है। डी का मतलब क्या है, रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है वाटर फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू रिमूव्ड, ठीक। वाटर फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू रिमूव्ड हो जाता है। ताकि, क्यों इसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पेस है इज टेकन अप बाय द वैक्स, जो टिश्यू के अंदर स्पेस है वो उसमें वैक्स जो है भरी जा सके। अगर कहीं से कोई चीज निकालेंगे नहीं, अगर जैसे कोई ऑलरेडी चीज भरी हुई है, ठीक, कोई बॉक्स ऑलरेडी भरा है, तो उसमें नई चीज हम कैसे ऐड कर पाएंगे, पहले उस बॉक्स को खाली करेंगे, फिर तभी तो उसमें नई चीज भर पाएंगे। तो जो टिश्यू के अंदर वाटर है उसको निकालेंगे, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, वैक्स को भरेंगे, ठीक है। तो जो ये तरीका होता है उसका डिहाइड्रेशन का, इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू को पास किया जाता है असेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल। क्या होता है, असेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल में इसको क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे देखो, ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारे पास बीकर रहते हैं, ठीक, ऐसे हमारे पास क्या होता है, बीकर रहते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं, 1 मिनट दीजिए हमें, ठीक। ऐसे ऐसे बीकर रहते हैं। इन बीकर्स में क्या होता है, इन बीकर्स में ऐसे टिश्यू डालते हैं, ठीक है। इन बीकर्स में ऐसे कैसेट डाल दी जाती है टिश्यू की, ठीक, ऐसे टिश्यू की डाल दी जाती है कैसेट्स इन बीकर्स में। और इन बीकर्स के अंदर क्या होता है, अल्कोहल होता है असेंडिंग ग्रेड में। जैसे इसमें 60% है, इसमें 70% है, ऐसे 80% होता है, ऐसे ही क्या होगा, 90% होगा, और ऐसे ही आगे 100% होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा, ठीक है, ऐसे ही एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा। ऐसे ही क्या होता है, टाइम टू टाइम इनको बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम, ऐसे 60% में डाला, 70% में डाला, 80% में डाला, 90% में डाला, और 100% में डाला। इसी को बोला जाता है असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल। छोटी क्लास में पढ़ा है कि आपके असेंडिंग ग्रेड संख्याएं क्या थी, 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ संख्याएं दी जाती थी, उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना रहता था, उसी को बोलते थे असेंडिंग ग्रेड। डिसेंडिंग क्या होता था, घटते हुए क्रम में, जैसे 6 5 4 3 2 1, ये क्या है, ये जो है डिसेंडिंग ग्रेड है, ठीक है, क्या है, डिसेंडिंग ग्रेड है। और ये क्या है, असेंडिंग है। अगर एक एक वर्ड आपको समझाने के बाद भी आप ये कहें कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, यहां पर तो इंग्लिश बताई जा रही है, तो धिक्कार है आप पे और आपके समझने पे। आपने मन ही बना लिया है कि हमें चीजें समझनी नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा मन बना लिया है तो वो बात अलग है। आप इस चीज का बहाना दें कि आप हिंदी में करवा दें, आप हिंदी में ध्यान दें, मेरे वर्ड मेरे मुंह से आप देखेंगे हिंदी ही निकल रही है, और हर एक चीज हिंदी में ही बोल रहे हैं। इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। जब भी आप बात करेंगे, कोई भी पेपर होता है, उसमें अगर करेक्शन होता है, चीजें गलत होती हैं, और सही जो मानी जाती है वो हमेशा इंग्लिश मानी जाती है। आप फॉरेनर की किताब देखेंगे, आप इंडियन की किताब देखेंगे, जो भी होंगी, आप उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, इंग्लिश होता है, क्योंकि जो हिंदी होती है वो सब एआई जनरेटेड, सब कुछ क्या होता है, ट्रांसलेटर गूगल इसका प्रयोग करके लिख देते हैं, वो गलत भी हो जाती है। तो मेरे भाई, विश्वास करते हुए यहाँ पर चीजों को सुनिए ध्यान से, और चीजें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाली है। अब देखिए, आगे हमने ये चीज बता दी, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अब अल्कोहल की जगह पे आल्सो मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जा सकता है, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, कि डिहाइड्रेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर ऑप्शन दिया होगा आपको, मेथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऐसे आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे, आप उसको उनमें टिक करना रहेगा। अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग ऐसे जार रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम जो है कैसेट्स को डालते हैं असेंडिंग ग्रेड में, और इस तरीके से मैनुअली तरीके से हम आप काम करते हैं। लेकिन अब जमाना हाईटेक है, ठीक है, 2025 आ गया है, और एआई चीजें चल रही है, एआई जनरेटेड। तो ऐसे ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन विद एन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आने लगे हैं, जिसमें क्या है, टिश्यू आप डाल दीजिए, ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने टाइम से ही क्या होता है, ऑटोमेटिक
50%, 60%, 70%, 80%, 90% ऐसे क्या होता है, अल्कोहल अपने आप उसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन का प्रोसेस। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी बाहर निकल गया। अब क्या अगला स्टेप होगा, आगे समझते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया, अब करेंगे क्लियरिंग। एमपी ग्रुप 5 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियरिंग क्या है। तभी देखो क्लियरिंग क्या था, क्लियरिंग हमने वहां इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया भी है आपको, और यहां पर और अच्छे से समझेंगे। क्लियरिंग उसको कहते हैं, अब क्या किया है, टिश्यू के अंदर क्या आ गया, अल्कोहल। हमने पानी बाहर निकाला तो अल्कोहल आ गया। अब क्या करना है, अब अल्कोहल आ गया है, अब अल्कोहल को बाहर निकालेंगे। अल्कोहल को जब बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्लियरिंग, या इसको बोला जाता है डी एल्कोहलाइजेशन। यहां पर देखिए ये लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, डी एल्कोहलाइजेशन। और यही एग्जाम में पूछा गया था, क्लियरिंग क्या है, और ये ऑप्शन में दिया गया था, इसी को कहते हैं डी एल्कोहलाइजेशन। क्या होता है, क्लियरिंग में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है उसको सेल से निकाला जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, रिप्लेस बाय द फ्लूइड इन विच वैक्स इज सॉल्युबल। और उस जो है फ्लूइड से रिप्लेस करते हैं जिसमें वैक्स क्या हो, घुलती हो, वैक्स क्या हो, सॉल्युबल हो। ठीक है, तो क्लियरिंग के लिए कौन से जो है फ्लूइड का प्रयोग करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक तो जाइलिन होता है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज होने वाला अगर क्लियरिंग एजेंट पूछा जाए तो कौन आएगा, जाइलिन आएगा। ठीक, जाइलिन आ जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कौन कर सकते हैं और कौन होता है, तो एक होता है टालवीन, एक होता है बेंजीन। अब क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कौन सा क्लियरिंग एजेंट कार्सिनोजेनिक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है कार्सिनोजेनिक है, तो आप क्या बताएंगे, बेंजीन जो है कार्सिनोजेनिक है। फिर पूछा जाए कौन सा ऐसा क्लियरिंग एजेंट है जो पॉइजनस है, क्लोरोफॉर्म है, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म कैसा है, पॉइजनस है। ठीक है, उसके बाद सीडर वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल जो होता है इसका भी प्रयोग करते हैं क्लियरिंग एजेंट के लिए। ये लेकिन क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और वेरी विस्कस होता है। ठीक है, सीडार वुड ऑयल एक्सपेंसिव होता है, वेरी विस्कस होता है। ठीक है, ये चार क्या होते हैं, क्लियरिंग एजेंट प्रयोग कर लिए जाते हैं। अब क्या हो गया है, अल्कोहल निकल गया और इसके अंदर क्लियरिंग एजेंट आ गए हैं जो वैक्स में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक, अब उसके बाद पांचवा स्टेप आता है इम्प्रिग्नेशन। क्या आता है, इम्प्रिग्नेशन आता है। इम्प्रिग्नेशन में क्या होता है, टिश्यू जो होता है हमारा, उसको जो है वैक्स जो होती है, पैराफिन वैक्स मोल्टेड फॉर्म में पिघली हुई, उसी के अंदर टिश्यू को डाल देते हैं। इसी को बोलते हैं इम्प्रिग्नेशन। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। लिखा हुआ है एम्प्टी स्पेस इन द टिश्यू सेल, जो टिश्यू सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर टेकन अप बाय द पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। ठीक है, द हार्डेंस द टिश्यू विच हेल्प इन सेक्शन कटिंग। ये क्या करता है, ये जो इम्प्रिग्नेशन है ये टिश्यू को क्या करता है, हार्ड करता है, और ये किसमें हेल्प करता है, ये सेक्शन कटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है, सेक्शन कटिंग में हेल्प करता है। यही पूछा जाएगा कि इम्प्रिग्नेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इम्प्रिग्नेशन में क्या होता है, तब आप बताएंगे ये टिश्यू को हार्ड करता है जो सेक्शन कटिंग में मदद करता है। ठीक है, जो सेक्शन कटिंग में क्या करता है, मदद करता है। आगे चलिएगा, इम्प्रिग्नेशन जो होता है डन होता है इन मोल्टेड पैराफिन वैक्स में, मोल्टेड पैराफिन वैक्स में किया जाता है, बता चुके हैं आप। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पैराफिन वैक्स का 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मान के चलते हैं 54 से 62 डिग्री। ठीक, इसके बीच में लाई करता है, क्योंकि अदर फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि गर्मी में क्या होगा, कम हो जाएगा, जाड़े में क्या होगा, ज्यादा देर लग जाएगी तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वही चीज लिखी है। आइडियल की बात करें तो 56 डिग्री, वैसे 54 से 62 डिग्री का क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हो गया इम्प्रिग्नेशन। अब यहां तक आपका टिश्यू क्या है, हो गया है, इसके अंदर वैक्स आ चुकी है, टिश्यू हार्ड हो चुका है, ये प्रोसेस हो गया। ठीक, अभी तक हमने जितने प्रोसेस की बात की, फिक्सेशन की बात की, डिहाइड्रेशन की बात की, क्लियरिंग की बात की और इम्प्रिग्नेशन की बात की, ये सब मैनुअली हम लोग कर रहे थे। ठीक, अभी हमने बताया, और इस सब इनको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग बोला जाता है इनको। ठीक, इन प्रोसेस को टिश्यू प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब हम लोग हैं 2025 में, 2025 में तो ऑटोमेटिक जमाना भी तो आ गया है, तो इन्हीं सब चीजों को, ये सारे प्रोसेस को, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रिग्नेशन, इन सभी को, इनको जो है एक स्पेशल इक्विपमेंट में ये सारे प्रोसेस को किया जा सकता है, और इन्हीं को बोलते हैं ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। ये आप यहां पर सामने देख सकते हैं,
ये ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर जो होता है एक तो ओपन टाइप का है, ये हाइड्रोलिक, ठीक, ये कैसा है, ये ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर ओपन टाइप का है, ठीक, ओपन टाइप का है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड होता है, और ये क्लोज्ड होता है, ठीक, क्लोज टाइप का होता है, और वैक्यूम होता है, बंद है ना पूरा, वैक्यूम होता है, ठीक। आगे चलिए देखिए, तो ये जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर होता है ओपन टाइप का होता है, हाइड्रोलिक बेस्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है 12 से 16 जो है ग्लास के जार होते हैं, आप फॉर्मेलिन, ठीक, आप फॉर्मेलिन, और क्या होता है अल्कोहल होता है असेंडिंग ग्रेड का, और 2 जो है पैराफिन वैक्स बात होते हैं। 12 से 16 ग्लास होते हैं जार के, ठीक है, जिसमें फॉर्मेलिन अल्कोहल असेंडिंग ग्रेड ये सब होता है, और 2 पैराफिन वैक्स जो होते हैं, 2 पैराफिन वैक्स के जार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है टिश्यू मूव करता है ऑटोमेटिकली बाय द हाइड्रोलिक मैकेनिज्म फ्रॉम वन जार टू अनदर जार। ऐसे जैसे कि इसमें टिश्यू है, अब टिश्यू क्या होगा, ऐसे उठेगा दूसरे में आ जाएगा, फिर उठेगा तीसरे बॉक्स में आ जाएगा, फिर उठेगा चौथे बॉक्स में आ जाएगा। ये क्या होता है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से टिश्यू मूव करता है इस वाले में, ठीक है, ओपन टाइप वाले में। इसको प्रोसेस करने में 16 से 22 घंटे लगते हैं। अब क्लोज की बात करें, जो वैक्यूम वाला था, इसमें क्या होती है टिश्यू कैसेट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल कंटेनर। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल कंटेनर है, इसी के अंदर हमने क्या किया कैसेट रख दी, सुन लेना, ऐसे हमने क्या किया कैसेट रख दी है इसी के अंदर, ठीक। एक क्या होगा इसमें, क्या होगा एक ऐसे बॉक्स है जैसे, ठीक, इसी सिंगल कंटेनर के अंदर हमने टिश्यू रख दिया। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में डिफरेंट प्रोसेसिंग जो फ्लूइड होंगे मूव इन और आउट सीक्वेंसली। तो सबसे पहले जैसे क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले अपना प्रोसेस होता है किसका, सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन का, उसमें कौन सा प्रयोग होता है, उसमें अल्कोहल प्रयोग होता है, तो अल्कोहल आया, ठीक, अल्कोहल असेंडिंग रेट आया, और जितनी देर रुकना था रुका, फिर चला गया, फिर 70% आया, 80%, 90% डिहाइड्रेशन हो गया, फिर उसके बाद क्लीयरिंग एजेंट आया। तो इसमें टिश्यू अपने इसी बॉक्स में रहता है, और जो फ्लूइड होते हैं वो अपना बारी बारी से आते जाते रहते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो है टिश्यू जो है मूव कर रहा था, टिश्यू इस बॉक्स में आ रहा था, इस बॉक्स में आ रहा था, इस बॉक्स में आ रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एडवांटेज क्या है मेरे भाई, इसका एडवांटेज क्या है क्लोज वाले का, एडवांटेज आप जानते हैं क्लोज वाले में इसमें क्या होता है, नो हजार्ड ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द लेबोरेटरी बाय द टॉक्सिक फ्यूम। आप जानते हैं कि जो ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक, इनमें सब में आप जानते हैं हीट निकलती होगी, टॉक्सिक फ्यूम्स आती हैं, जब आप हिस्टो में जाते हैं सब मैनुअली प्रोसेस होता है, जहां पर पैराफिन वैक्स हो गया मोल्टेड स्टेट में आप देखते होंगे, ठीक है, मोल्टेड स्टेट में गर्म हो रही है, धुआं निकल रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब अल्कोहल है, उसी में टिश्यू आप डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं, इसमें क्या है, इसमें कंटामिनेशन का चांस नहीं रहता है, आपकी लैब में टॉक्सिक फ्यूम भी नहीं रहेंगी, ठीक। तो ये हो गया क्लोज का फायदा। अब हमारा इंपिंग्रेशन हो गया था, अब बात करते हैं इम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग की। ऐसे कुछ तरीके से हम लोग करते थे इम्बेडिंग और ब्लॉकिंग, ठीक, और ये ऐसे क्या होता था, ब्लॉक बनता था। इम्बेडिंग क्या होता था, ब्लॉकिंग क्या होता, अभी आपको बताते हैं। इम्बेडिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते थे मीडिया, जिसकी हमने बात की पैराफिन वैक्स। क्या प्रयोग करते थे, पैराफिन वैक्स प्रयोग करते थे, जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन पैराफिन वैक्स प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इम्बेडिंग मीडिया पैराफिन वैक्स पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाएगा आपसे सिलोडियन जो होता है वो किसके लिए, इम्बेडिंग मीडिया किसके लिए प्रयोग करते हैं, अब बताइए आप क्या करेंगे, ठीक, तब आपको बताना पड़ेगा हार्ड टिश्यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिलोडियन का प्रयोग करेंगे। फिर एपॉक्सी रेजिन भी होता है, एपॉक्सी रेजिन एम्बेडिंग मीडिया है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। इसका किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। फिर आता है जिलेटिन, फ्रोजन सेक्शन के लिए, अभी हम आगे बात करेंगे, फ्रोजन सेक्शन के लिए जिलेटिन जो है एम्बेडिंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। एगार जेल का भी प्रयोग करते हैं, जो साइटोलॉजी के सैंपल हो गए या फिर स्मॉल इंडोस्कोपिक बायोप्सी में जी अगार जेल का प्रयोग करते हैं। ये एम्बेडिंग मीडिया है, मतलब जहां पर हम लोग पैराफिन वैक्स डाल रहे थे टिश्यू के आसपास, टिश्यू को उसके ब्लॉक बनाने के लिए, वहां पर हम पैराफिन वैक्स की जगह पर ये एपॉक्सी रेजिन, जिलेटिन, अगार जेल इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर जब हमारा ये जो है बन जाता है, इसको जो है एलमाउंड ये होते हैं हटा लेते हैं, ऐसे ब्लॉक बन जाता है, और ये ब्लॉक टिश्यू ट्रिमिंग के लिए और कटिंग के लिए आगे भेजा जाता है, ठीक है। इम्बेडिंग की बात हो गई, तो अब इम्बेडिंग में जो है आप सुनिएगा इम्बेडिंग में क्या क्या होता है, ध्यान से तसल्ली से सुनिए। टिश्यू इम्बेडिंग जो होता है, इम्बेडिंग और ब्लॉकिंग जो होता है वो डन होता है मेल्टेन मोल्टन स्टेट में, ठीक। क्या होती है, पैराफिन वैक्स पिघली हुई होती है। वैक्स ब्लॉक प्रिपेयर किए जाते हैं, जो वैक्स ब्लॉक बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मेटेलिक एलमाउंट से। किससे, मेटेलिक एलमाउंट से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में
कि जो एल जो होता है, ये जो एल है इसका मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, यही चीज तो आपसे पूछी जाएगी और यही चीज तो हम आपको यहां पर बताएंगे। एल का मतलब क्या है, ल्यूकार्ट्स, क्या है, ल्यूकार्ट्स माउल्ड, ठीक। एल का मतलब क्या है, ल्यूकार्ट्स माउल्ड। एक और चीज बताएं, जो मेटेलिक एल माउंट होता है ये किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है ब्रास का। किसका बना होता है, ब्रास का बना होता है। किसका बना होता है, ब्रास बना होता है। अब आजकल क्या है, आजकल ऐसे प्लास्टिक के भी क्या होंगे, माउल्ड आने लगे हैं, ये प्लास्टिक के ऐसे माउल्ड आने लगे हैं कलरफुल, इनका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये तरीका मैनुअली था ये सब, ठीक, अलग अलग सब अपना कर रहे थे बराबर। अब इम्बडिंग और ब्लॉकिंग के लिए भी एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें इम्बडिंग, जिसको बोलते हैं इम्बडिंग सेंटर। इसमें क्या होता है, वैक्स रिजर्वायर होता है, हीटेड एरिया होता है, वैक्स डिस्पेंसर होता है, हार्ट एंड कोल्ड क्या होती है, प्लेट होती है इम्बडिंग एंड ब्लॉक के लिए, ठीक, ये बना हुआ है। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है इम्बडिंग सेंटर। इसमें सारा कुछ इक्विपमेंट ऐसे रखा रहता है, ठीक। ये आता है टिश्यू इम्बडिंग एंड ब्लॉकिंग के लिए। अब हमारा टिश्यू इम्बडिंग हो चुकी है, ब्लॉक हमारा बन चुका है। अब जब ब्लॉक बन चुका है तो उससे क्या करना है, हमें सेक्शन काटने हैं। सेक्शन जो काटे जाते हैं उसको सेक्शन कटिंग को बोला जाता है माइक्रोटोमी, और जिससे काटते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोटोम, ठीक। क्या समझे, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो माइक्रोटोम है, ये बना हुआ है। और ये सेक्शन काटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेक्शन काटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी बोला जाता है। माइक्रोटोम यूज फॉर कटिंग थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू, कटिंग थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू। अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, स्मॉल, छोटा सा एकदम। टोम का मतलब क्या होता है, स्लाइस्ड। टोम का मतलब क्या होता है, स्लाइस्ड, ठीक है। सबसे पहले जब टिश्यू आपके पास क्या नाम ब्लॉक बन के आ गया है तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, फिर क्या होती है, सेक्शनिंग होती है। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वैक्स हो, जैसे ये हमारे पास ब्लॉक बन के आया ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर ये टिश्यू रखा था ऐसे, ये टिश्यू रखा हुआ है, और यहां आप देखेंगे इसकी सरफेस भी कुछ ऐसे ऐसे है, एकदम चिकनी नहीं होती है। तो इसको ही क्या कहते हैं, ट्रिमिंग इसको बोला जाता है, कि जब इसको एकदम स्मूथ तरीके से ऐसे काट दिया जाए, ठीक, ऐसे स्मूथ तरीके से काट दिया जाए और टिश्यू क्या हो, टिश्यू जो है सरफेस पे आ जाए, ठीक, इसका वैक्स का और टिश्यू एकदम एक लाइन में आ जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रिमिंग। बाल नहीं कहते हैं, ट्रिम करवा लेते हैं, ठीक, बराबर करा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग के बाद में होती है सेक्शनिंग। ट्रिमिंग के बाद में क्या होती है, सेक्शनिंग। ये जो इंस्ट्रूमेंट था, अब ये जो माइक्रोटोम था, ये कई प्रकार की होती हैं। सेक्शन कटिंग करने के लिए जो ये है माइक्रोटोम, कई प्रकार की होती हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली जो होती है बेसिक, जो आपने सुना होगा मोस्ट कॉमन, ये होती है रोटरी। लेकिन बच्चा पढ़ता है इसको रोटेटरी, नहीं, रोटरी होती है। क्या होती है, रोटरी होती है, मोस्ट कॉमन होती है। इसमें क्या रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये कौन सी है, ये है रोटरी माइक्रोटोम। कौन सी है, रोटरी माइक्रोटोम। इसमें क्या रहता है, नाइफ जो होता है यहां पर ये फिक्स रहता है, नाइफ जो है फिक्स रहता है, और टिश्यू ब्लॉक क्या होता है, मूव करता है, और इसमें टिश्यू फिक्स कर दिया जाता है, और इस वाले से जो है घुमाते हैं इसको, टिश्यू ऊपर नीचे होता रहता है। नाइफ जो है फेस अपवर्ड होता है, वेज शेप होता है, ठीक। ये अभी जो है ब्लेड की शेप बताएंगे तो आगे बताएंगे, ठीक है। पहला माइक्रोटोम हो गया। दूसरा आता है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। दूसरा कैसा है, दूसरा है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। इसको जो है यूज करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम की तरीके से। इसमें क्या होता है, नाइफ जो है मूवेबल होता है। यही पूछा जाता है कि जैसे आपको दे दिया गया नाइफ मूवेबल है, टिश्यू ब्लॉक फिक्स्ड है, अब आपके सामने रॉकिंग दे दिया गया, बेसलेस दे दिया जाएगा, और रोटेटरी दे दिया गया, और स्लाइडिंग दे दिया गया, अब आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे इससे। और इसमें टिश्यू ब्लॉक क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है स्लाइडिंग माइक्रोटोम, ठीक, ये क्या है, स्लाइडिंग माइक्रोटोम है। और एक चीज, अब स्लाइडिंग माइक्रोटोम में इंपॉर्टेंट ये है, इसको यूज करते हैं सिलोडियन एम्बेडेड टिश्यू में। जहां हम लोग पैराफिन वैक्स का प्रयोग कर रहे थे, अगर वहां पर सिलोडिन एम्बेडेड टिश्यू होगा, टिश्यू जो है सिलोडिन में एम्बेडेड होगा, तो उसमें जो है स्लाइडिंग का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, बेहतरीन चीज है। फिर क्वेश्चन है नॉट कॉमनली यूज्ड इन पैराफिन सेक्शन, ठीक, इसको कॉमनली जो है नॉर्मली पैराफिन सेक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगली होती है रॉकिंग माइक्रोटोम। कैसी है, रॉकिंग माइक्रोटोम, ये है रॉकिंग। रॉकिंग माइक्रोटोम सिंपल है एकदम। नाइफ जो होता है इसका इमूवेबल होता है, नाइफ फिक्स रहता है, टिश्यू ब्लॉक जो होता है हेल्ड रहता है ऐसे, स्प्रिंग बियरिंग, रॉकिंग आर्म में, मोर यूजफुल फॉर कटिंग सीरियल सेक्शन।
सीरियल सेक्शन कटिंग के लिए मोस्ट यूजफुल है, पूछा जाए तो कौन सी है, रॉकिंग माइक्रोटोम है। फिर अगली माइक्रोटोम आती है, वो है बेस स्लज। कौन सी है, बेस स्लज, ये है बेस स्लज। जो बेस स्लज माइक्रोटोम होती है ये यूजफुल होती है हार्ड टिश्यू के लिए। ये हार्ड टिश्यू के लिए पूछा जाए तो कौन सी माइक्रोटोम होगी, वो है बेस स्लज। इसका एग्जांपल जो है पीस ऑफ ब्रेन, जैसे ब्रेन का हो गया और हार्ट का हो गया, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेस स्लज का प्रयोग करते हैं, बेस स्लज माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई माइक्रोटोम कुछ। अब आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी ये दो माइक्रोटोम थी, ये जो माइक्रोटोम हमने बताई, दो और माइक्रोटोम होती हैं, दो माइक्रोटोम और होती हैं, सुनिएगा। एक तो होती है रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम जिसको बोलते हैं क्रायोस्टेट, एक और माइक्रोटोम होती है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम, जिसमें क्या होता है CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, एक और ये माइक्रोटोम होती है। अब इस माइक्रोटोम के लिए, इस माइक्रोटोम का प्रयोग किसके लिए करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन होता है एक। फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। फ्रोजन सेक्शन उसको कहते हैं व्हेन ए टिश्यू, फ्रेश टिश्यू क्या हो, रैपिडली फ्रोजन कर दिया जाए, फ्रेश टिश्यू रैपिडली फ्रोजन कर दिया जाए, जमा दिया जाए, द मैटर विद इन द टिश्यू टर्न्स इनटू आइस, वो मैटर जो है टिश्यू के अंदर वो आइस में बदल जाए, एंड इन दिस स्टेट द टिश्यू इज फर्म, द आइस एक्टिंग एज एम्बेडिंग मीडियम। देखो अभी जो हम ब्लॉक बना रहे थे उसमें पैराफिन वैक्स, सिलोडियन, अगार, इन सब का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जो फ्रोजन सेक्शन होता है उसके अंदर क्या है, हम टिश्यू को ही क्या कर देते हैं, टिश्यू को क्या कर देते हैं, फ्रोजन कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इन दिस स्टेट टिश्यू इज फर्म हो जाता है, आइस क्या करने लगती है, एक्ट करने लगती है एम्बेडिंग मीडियम की तरीके। और सेक्शन आर प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। तो क्या होता है, अब इसमें जो है, जो फ्रोजन सेक्शन होता है इसमें क्या करते हैं, सेक्शन आर प्रोड्यूस विदाउट यूज ऑफ डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। इसमें कोई भी डिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही क्लियरिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, और ना ही वैक्स इमिटेड होती है। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं, बताओ क्या बताया मैंने। फ्रोजन सेक्शन ऐसे सेक्शन होते हैं जैसे ही टिश्यू को बाहर निकाला गया उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्रीज कर दिया गया, अब वही क्या हो गए, वो आइस जो हो गई एम्बेडिंग मीडिया का काम करने लगेगी, और ये हमारे पास क्या ब्लॉक बन गया एक। ठीक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रोजन सेक्शन जब बन गया उसकी कटिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। तो जब उसकी कटिंग करेंगे तो क्यों ऐसे फ्रोजन सेक्शन का प्रयोग करते हैं, क्यों फ्रोजन सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है, यही यहां पर बात लिखी हुई है। क्यों करते हैं, द क्विक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर द टिश्यू बिफोर द प्रोसीडिंग टू ए मेजर रेडिकल सर्जरी। अब जैसे कोई भी सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, मेजर रेडिकल सर्जरी हो रही हो, सर्जरी हो रही, तो उसमें क्या है, क्विक डायग्नोस्टिक करना है आपको। क्विक डायग्नोस्टिक करना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रोजन सेक्शन उसके लिए आप बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे। फिर आल्सो यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फैट एंड एंजाइम। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन आते हैं, अब जैसे पूछ दिया जाए, जैसे फ्रोजन सेक्शन है आपके सामने, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको पहला यही दे दिया गया, क्विक डायग्नोस्टिक फॉर द मेजर रेडिकल सर्जरी, पहला ऑप्शन आ गया। दूसरा ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फैट एंड एंजाइम, तीसरा जो है दोनों या कोई नहीं। अब आप देखेंगे कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आपने इतना तो पढ़ा और इतना समझ गए। और भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये भी तो आ सकता है कि जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फैट एंड एंजाइम, फैट और एंजाइम के लिए भी क्या है, फ्रोजन सेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट इन द ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स नियर द ऑपरेटिंग टेबल। क्यों, क्योंकि इसको करने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, तो इसको क्या है, ऑपरेशन टेबल के बगल में ही इसको तुरंत किया जा सकता है पता लगाने के लिए। ठीक है, क्विक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है क्योंकि भाई ये इसके क्या है, मेरिट है, इसका क्या है, लाभ है, 10 मिनट में क्या देता है, रिजल्ट दे देता है। यूरी टाइप ऑफ स्टेनिंग कैन बी डन, जब हमारा ये सेक्शन बनता है उसमें क्या है, यूरिट सभी टाइप की स्टेनिंग हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन लिखी हुई है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। लिपिड एंड एंजाइम विच आर लॉस्ट इन रूटीन पैराफिन सेक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। अब क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से ऐसे आ सकता है कि पहले तो यही कह दिया जाए जो पैराफिन सेक्शन होते हैं उसमें जो है हम किस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो लिपिड और एंजाइम का नहीं कर सकते हैं। या फिर ये आ सकता है आपका कि फ्रोजन सेक्शन में लिपिड और एंजाइम क्या रहता है, लिपिड और एंजाइम का क्या कर सकते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक, इनका भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं और यही बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी,
और हम आपकी उसके लिए इसको 15 मिनट 20 मिनट में हिस्टोपैथोलॉजी खत्म कर सकते हैं कि भैया टिश्यू आया, फिक्स किया, डिहाइड्रेशन हुआ, अल्कोहल निकाला गया, डाला गया, फार्मेलिन लगाया, ये हुआ, किया, ये किया, वो किया, स्टेनिंग कर दी, काम खत्म हो गया। यही होता है, क्योंकि आपने हिस्टोपैथोलॉजी अभी तक ऐसे ही पढ़ी है। क्या किया, इस 7 से 8 प्रोसेस पढ़ लिए, इसमें अल्कोहल जा रहा है, पानी आ रहा है, निकल रहा है, यही सब आपने पढ़ लिया, हो गया आपका काम। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमने इसी वजह से कहा कि अगर आपको अपने को जांचना है, इवेल्युएट करना है, तो आपको प्रीवियस एग्जाम में या फिर जो एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर उठा के आप एक बार सॉल्व कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि 75 में आप 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 35 कर पा रहे हैं। कहाँ से आप जो है फिट बैठ पाएंगे? आप कंपटीशन में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को इन तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जहाँ से आपने डिप्लोमा किया, जहाँ आपने पढ़ाई की, वहाँ पर ये चीज़ें फोकस ही नहीं की गई, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था इतना डीप लेवल का। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार आपको पढ़ना है, दूसरी बार आपको लिखना है और इसको रिवाइज करना है, फिर इसके एप्लीकेशन और इसके क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत आसानी से, आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये इतना डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर जब हम रिवीजन पे आएंगे, जिसको कहते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, अभी तो ये मैराथन का मतलब ही है कि एक क्लास में हम सारी हिस्टोपैथोलॉजी खत्म करेंगे, बेसिक्स से जो भी पूछा जा सकता है, एक एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और मेरे भाई अगर आप यहाँ तक बने हुए इस वीडियो में, तो आप सही जगह पे और सही तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप करेंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पूरा इस वीडियो को देखिएगा, हिस्टोपैथोलॉजी पूरा जो है आप समझिएगा। ठीक है, पूरा एक तरीके से इसके नोट्स बनाइएगा और फिर आप हमें बताइएगा कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। कितनी मेहनत से इस स्लाइड को बनाया गया, आपको हमने इससे 2 शायद लेक्चर में या 3 लेक्चर में, इससे पहले हमने जो स्लाइड दिखाई थी और आज आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें कितना डिफरेंस है, किस तरीके से इसमें कम से कम 25 से 30 घंटा लगातार काम किया गया, उसके बाद ये स्लाइड बन के आपके सामने तैयार हुई है। 3 दिन इस पर लगातार काम हुआ है, 25 से 30 घंटे हमने इस पे दिए हुए, टाइपिंग की तो बात छोड़िए, जो कंटेंट बना 25 से 30 घंटे इस पे दिए गए हैं, कि आप किताब में देखेंगे तो सब कुछ लिखा मिल जाएगा, कहाँ कितना काटना है, कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी लाइन इंपॉर्टेंट है, इट हटा दें, कैन हटा दें, कि और छोटा हो जाए और आपको चीजें समझ में आ जाएं, इसकी लैंग्वेज को और हल्का कर दें कि हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर ही ना बचे। तो जब आपको इस तरीके से चीजें मिली, तो भाई उसको आपको वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, और हमारे उसके लिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है इसके लिए, मोटिवेशन के लिए आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आप चीज़ों को बताएं। ठीक है, भेज सकते हैं अपने यार दोस्तों को चीज़ों को, कि यहाँ भाई ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई ऐसा अभी इरादा है आपसे, ठीक है, कि हम आपको कोर्स बेच दें, ऐसा कुछ कर दें। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जब चीज़ें आपको दी जा रही हैं और इतनी मेहनत से दी जा रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, ये बात की गारंटी है मेरी। ठीक, तो आगे चलिएगा, डीमेरिट्स की बात करते हैं। फ्रोजन सेक्शन की डीमेरिट्स क्या है? ये तो मेरिट हो गई कि हमने बहुत जल्द डायग्नोसिस करते हैं, 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, एवरी टाइप की स्टेनिंग हो जाती है, और इसमें क्या है, लिपिड और एंजाइम्स जो है वो लास्ट नहीं होते हैं, उनको भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है? इसमें डिफिकल्ट हो जाता है कट सीरियल सेक्शन। जो सीरियल सेक्शन होते हैं, सीरियल सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं? सीरियल सेक्शन का मतलब ये है कि जो हम लोग सेक्शनिंग करते थे, वहां पर रिबन ऑफ सेक्शन निकलता था। ठीक है, जब माइक्रोटोम से ऐसे रिबन निकलती थी और इसी पे क्या होते थे, सेक्शन ऐसे ऐसे रहते थे। ये जो है सीरियल सेक्शन निकालने में इसमें क्या रहती है, डिफिकल्टी रहती है। ठीक है, और क्या रहता है, नॉट पॉसिबल टू मेंटेन टिश्यू ब्लॉक फॉर फर्दर यूज। जो पैराफिन ब्लॉक होते थे उनको क्या करते थे हम लोग, फर्दर स्टडी के लिए स्टोर रखते थे, और कितने साल तक स्टोर रखा जाता था, आई थिंक 5 से 10 साल तक रखा जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ गाइडलाइन है कि इनको स्टोर रखा जाता था, अभी हमें याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, स्लाइड को भी स्टोर रखते हैं और ब्लॉक को भी स्टोर रखते हैं, ये एक वो है, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, अब जो हमने बताया था, ये फ्रोजन सेक्शन निकाले जाते हैं, इसके लिए 2 माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। एक तो माइक्रोटोम होती है फ्रीजिंग माइक्रोटोम, जिसमें जो है CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, और दूसरी होती है रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम, जिसमें क्रायोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। फॉर द फ्रोजन सेक्शन बेस्ट रिजल्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू एंड द फ्रीजिंग द टिश्यू एज रैपिडली एज पॉसिबल। अगर आपको फ्रोजन सेक्शन काटना है तो तुरंत क्या हो, जैसे ही टिश्यू आपके पास आए तुरंत उसको फ्रीज करके तुरंत क्या करें, तुरंत ही उसका क्या करें, सेक्शन निकालें। ठीक, तुरंत ही, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो अब बात करते हैं पहली जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है,
जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है यहां पर आप देख सकते हैं ये CO2 सिलेंडर लगा है और ये माइक्रोटोम है, ठीक, CO2 का सिलेंडर है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम इज यूज्ड विच इज स्लाइडिंग टाइप ऑफ माइक्रोटोम, ये एक स्लाइडिंग टाइप ऑफ माइक्रोटोम है, ठीक है। इसमें क्या एडवांटेज रहता है, ये एक सस्ती है, लेस स्पेस इसमें जो है लगता है, इक्विपमेंट इज पोर्टेबल है, जो इक्विपमेंट है पोर्टेबल है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है जो सेक्शन आता है वो थिक आता है, ठीक, और जो CO2 गैस होती है, आप मान लो सेक्शन काट रहे हैं, CO2 गैस खत्म हो गई, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और द कनेक्टिंग ट्यूब में भी ब्लॉक ड्यू टू द सॉलिडिफाइड ऑफ CO2, अगर मान लो ये जो गैस जा रही है इसका जो है गैस सॉलिडिफाइड हो जाए CO2 गैस, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तब भी आप जो है सेक्शन नहीं काट पाएंगे। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरी माइक्रोटोम है इसको रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम बोलते हैं या फिर इसको क्रायोस्टेट बोला जाता है। ये जो माइक्रोटोम होती है, ए माइक्रोटोम होती है, ये फिटेड इन ए थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड रेफ्रिजरेटर कैबिनेट, ठीक है। इसमें जो है टेम्परेचर -30 डिग्री अप टू -30 डिग्री तक की अचीव कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा -15 से 20 डिग्री, ठीक है, कहीं कहीं ये भी आपको लिखा मिल जाएगा -15 से 20 डिग्री, ठीक है। देखो ये इस वजह से बता देते हैं, कहीं कहीं किताब में भी क्या रहता है, ऐसी चीजें जो एक जैसी नहीं लिखी रहती। और मान लो ऑप्शन में हम -30 बता दें, आपको ऑप्शन में ये मिल जाए तो थोड़ा निराशाजनक चीज रहेगी, ठीक है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है। एडवांटेज की बात करें क्रायोस्टेट की, क्रायोस्टेट का एडवांटेज ये है कि जो सेक्शन होते हैं वो थिन आते हैं, ठीक है। इसमें क्रायोस्टेट में क्या होता है, सेक्शन जो है थिन आते हैं और बेटर कंट्रोल होता है टेम्परेचर का, ठीक। थर्मोस्टेटिकली है तो अपने आप इसका जो है टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। CO2 में नॉब लगी रहती है, उसी को कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक। इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि भैया ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ही खर्चा लगता है, जितनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा खर्चा, ठीक है। ये हो गई क्रायोस्टेट की बात। अब आगे चलते हैं, जो माइक्रोटोमी कर रहे थे उसमें हमने माइक्रोटोम के बारे में तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं ब्लेड के बारे में। पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पर आपको बता रहे हैं और आपका समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी जो आपको चीजें करा रहे हैं यहाँ आपका समय वेस्ट करने के लिए नहीं कराएंगे, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। शायद से ये क्वेश्चन, ये प्लेनो कॉन्केव और वेज शेप, ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, एग्जाम नहीं याद है, पूछा गया है। तो हम बात करते हैं माइक्रोटोम नाइफ की। जो माइक्रोटोम नाइफ होती है वो बेस्ड ऑन मटेरियल पर बात करें, एक तो स्टील होता है, ठीक, एक स्टील के नाइफ्स आते हैं, दूसरे क्या है, ग्लास और डायमंड्स के भी आते हैं। ये जो ग्लास और डायमंड्स के नाइफ आते हैं ये क्या होते हैं, वेरी जो एक्सपेंसिव होते हैं और इनका प्रयोग अल्ट्रा माइक्रोटोमी में करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि अल्ट्रा माइक्रोटोमी में किस नाइफ का प्रयोग किया जाता है, तो आप ग्लास नाइफ का प्रयोग कर सकते हैं और डायमंड नाइफ का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप बता देंगे। फिर एक और तरीके के जो है नाइफ आते हैं, डिस्पोजेबल आते हैं, जिनका प्रयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अडे दीज माइक्रोटोम ब्लेड आर यूज किया जाता है, आज इनका प्रयोग कर रहे हैं आजकल। इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये भी देखेंगे। इनका एडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, समय नहीं खर्च होता है शार्पनिंग करने में। ब्लेड क्या होता है, शार्प करना रहता है, ठीक, और शार्पनिंग करने में होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। अभी आपको बताएंगे होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग क्या होता है, ठीक। इसमें आपका समय नहीं जाता है धार देने में ब्लेड को। डिसएडवांटेज क्या है, ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें आपको शार्पनिंग और ये सब नहीं करनी रहती है, ये डिस्पोजेबल टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो इनकी जो है नाइफ की, बेस ऑन द शेप ऑफ द नाइफ। जो इनका शेप है नाइफ का, उनके बिहाफ पर 3 तरीके के नाइफ हो सकते हैं, बाई कॉनकेव हो सकते हैं, प्लानो कॉनकेव हो सकते हैं और वेज शेप हो सकते हैं। जो बाई कॉनकेव होते हैं नाइफ, उनको रिकमेंड किया जाता है पैराफिन सेक्शन के लिए और कटिंग ऑन द रॉकिंग एंड स्लेज टाइप ऑफ माइक्रोटोम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाई कॉनकेव नाइफ होती हैं उनको रॉकिंग एंड द स्लेज टाइप की जो माइक्रोटोम होती है उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और सेक्शन कैसा हो, पैराफिन सेक्शन हो, उनके लिए रिकमेंड किया जाता है। प्लेनो कॉनकेव की बात करते हैं तो जो सेलेडियन सेक्शन होता था, पैराफिन की जगह सेलेडियन सेक्शन होता था, उसके लिए प्लेनो कॉनकेव का प्रयोग करते हैं। बाई कॉनकेव यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का, प्लेनो कॉनकेव आप देख सकते हैं, ये प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है। और वेज शेप की बात करें तो पैराफिन एंड फ्रोजन सेक्शन के लिए वेज शेप का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हो सकता है, इतना पूछा जाए तो हमने आपको बता दिया। ये तो हो गई माइक्रोटोम नाइफ की बात। अब हमने बात की थी जो नाइफ होते हैं उनको शार्पनिंग करने के लिए क्या किया जाता है, हॉर्निंग करते हैं और स्ट्रॉपिंग करते हैं, ठीक। हॉर्निंग क्या होता है, आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे
थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखते थे जब बढ़ई आता था, कारपेंटर जो होता था घर में आता था, तो अभी भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं, ये पानी में डाले रखते थे और उससे क्या करते थे, अपने जो औजार होते थे उनके धार देते थे, उनको क्या करते थे, धार देते थे, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, रगड़ते होंगे। और भी आप देखें तो गांव में आपने देखा होगा, जैसे कि कोई हसिया हो गई आपकी, खुरपा हो गया, इसको धार देने के लिए जो बिजली के पोल होते हैं उस पे वो लोग रगड़ते हैं, ठीक, उस पे रगड़ते थे कि ताकि क्या हो जाए, शार्प हो जाए ये चीज। तो ऐसे ही जो है ये ब्लेड को शार्प करने के लिए, ठीक, शार्प करने के लिए हॉर्निंग प्रोसीजर होता है, ठीक, क्या होता है, हॉर्निंग प्रोसीजर होता है, और ये किया जाता है रिमूव द निक्स एंड द इरेगुलरिटी फ्रॉम द नाइफ। और किसका प्रयोग करते हैं, बेल्जियम ब्लैक का प्रयोग करते हैं, ये जो बेल्जियम ब्लैक है, ठीक, ऐसे पत्थर होता है बेल्जियम ब्लैक का, इस पे क्या करते हैं, ऐसे जो है रगड़ते थे ताकि ये शार्प हो जाए, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, हॉर्निंग बोलते हैं। जब ये शार्प हो गया है, जब शार्प हो गया तो कुछ क्या हो जाएगा, खुरदरापन आ जाएगा, शार्प तो हो गया है, तो आसपास देखेंगे तो उसको चिकनाहट देने के लिए, उसकी चिकनाहट देने के लिए, उसकी जो है उसकी पॉलिशिंग करने के लिए लेदर का ऐसे पट्टा रहता था, पट्टा होता था, उस पर क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उस पर पॉलिशिंग करते हैं, उस पर और रगड़ते हैं ताकि और यूनिफॉर्म जो हो जाए, यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो, शार्प हो जाए, बराबर हो जाए चीजें, उसके लिए इसको बोलते थे। आपने मूवी में देखा होगा, जो पुरानी टाइप की मूवी होंगी उसमें आप देखते थे जो अस्तुरा जिसको कहते हैं, छुरा, उस पे क्या करते थे, बात कर रहा है, मूवी चल रही है और जो है सीट पे बैठा हुआ है दाढ़ी बाल कटवाने के लिए, तो उस पे ऐसे क्या होता है, लेदर का ऐसे स्ट्रोप रहता है पट्टा, उसी पे ऐसे क्या करते हैं, ब्लेड को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, पॉलिशिंग इसको बोलते हैं। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेदर स्ट्रॉप का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉपिंग के लिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं, फालतू नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो हॉर्निंग क्या होता है, जो इरेगुलरिटी हो जाती है नाइफ में उसको दूर करने के लिए करते हैं। स्ट्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रॉपिंग होता है हॉर्निंग के दौरान जो खरोच आ जाए, हॉर्निंग के दौरान जो खरोच आ जाए उनको दूर करने के लिए स्ट्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, इसको जो है लेदर स्ट्रोप से करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अब एंगल ऑफ नाइफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ नाइफ। जो माइक्रोटोम में, जो माइक्रोटोम होती है, ठीक, ऐसे जो माइक्रोटोम है, ऐसे यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है और ये क्या है, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, यही ऊपर नीचे आता है। तो जो ब्लेड एंगल होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही यहाँ पर आपको इस वजह से बता रहे हैं। ये हमारा ब्लॉक है, ठीक, ये आप देखेंगे क्या है, ये ब्लॉक रखा है, ठीक, ये ब्लॉक है ये वाला, और ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइफ है, ठीक। अब पूछा जा रहा है रैक एंगल क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। रैक एंगल उसको कहते हैं जो नाइफ और परपेंडिकुलर लाइन होती है सरफेस ऑफ ब्लॉक से, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रैक एंगल। क्या लिखा है, इट इज द एंगल बिटवीन द अपर चैम्बर ऑफ द नाइफ एंड द लाइन ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक। इसके बीच में जो नाइफ और परपेंडिकुलर लाइन होती है सरफेस ऑफ ब्लॉक, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रेक एंगल। दूसरा होता है एंगल ऑफ क्लियरेंस। जो एंगल ऑफ क्लियरेंस होता है वो किसके बीच में बनता है, वो बनता है द एंगल बिटवीन द नाइफ इज द लोअर बेवल, ठीक, ये नाइफ का लोअर बेवल होता है, उसके लिए सरफेस के बीच में, और एंड द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, एंड द सरफेस ऑफ ब्लॉक, ठीक। ये जो है ब्लॉक की क्या है, अपर सरफेस है, और ये नाइफ की क्या है, लोअर बेवल है, ठीक। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। और जो ये एंगल होता है वो 2 to 5 डिग्री होता है, कितना, 2 to 5 डिग्री होता है, कभी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ नाइफ। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट थ्योरी पर बात करते हैं, प्रोसीजर ऑफ माइक्रोटोमी। अब आपके पास माइक्रोटोमी मतलब ब्लॉक बन के आ चुका है, अब आपको इसकी माइक्रोटोमी करनी है। तो जो माइक्रोटोमी होती है, पुट द पैराफिन ब्लॉक हैविंग द टिश्यू इन द रोटरी माइक्रोटोम, इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर ऐसे इसको फिक्स कर लेते हैं इसमें। फिर सेक्शन कट करते हैं, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 माइक्रोन की होनी चाहिए। सेक्शन आर पिकअप्ड फ्रॉम द नाइफ विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश, ठीक। अब क्या होता था, जो ऐसे आपके सामने रिबन निकल के आ गई है, सीरियल सेक्शन आ गए हैं, उनको वाटर बाथ में डालते थे। वाटर बाथ में डालते थे तो वाटर बाथ में क्यों डाला जाता था, क्योंकि ये क्या करता था, रिमूव करता था फोल्ड इन सेक्शन, जो सेक्शन में फोल्ड हो उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाटर बाथ में जो ये सीरियल सेक्शन होते हैं उनको क्यों डाला जाता है, तो आपको बताना है कि भैया ये क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं फोल्ड इन सेक्शन, ठीक है, सेक्शन में जो होता है फोल्ड को रिमूव करते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने बात बताई,
जब इन सेक्शन आर पिकअप्ड फ्रॉम द नाइफ विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश, कैमल हेयर ब्रश की मदद से इनको क्या करते हैं, सेक्शन को उठाते हैं, ठीक है। एक और कहीं पर जैसे ये ऑप्शन ना हो आपके सामने तो क्या हो सकता है, टीजिंग निडल हो सकती है, क्या हो सकता है, टीजिंग निडल हो सकती है, या फिर कहीं कहीं फोर्सेप भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं फोर्सेप भी आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद में दीज आर मेड टू फ्लोट इन वाटर बाथ टेम्परेचर स्लाइटली बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। जो ये वाटर बाथ होता है इसका टेम्परेचर जो है उसको रखते हैं बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स के बिटवीन में रखते हैं, ठीक है। वाटर बाथ जो सेक्शन होते हैं वो पिक कर लिए जाते हैं ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है, ग्लास साइड पर उसको क्या कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडेसिव। स्लाइड पर क्या लगे रहते हैं, साइड पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एडेसिव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एडेसिव कौन जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है एग एल्बुमिन, क्या होता है, एग एल्बुमिन होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं आ सकता है, इस एग एल्बुमिन को भी बोला जाता है मेयर्स मेयर्स ग्लिसरॉल एल्बुमिन। अब यही तो यहां पूछा नहीं जाएगा, आपसे यही चीज तो पूछी जाएगी कि इसकी जगह पर एडेसिव जो होंगे, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्बुमिन नहीं दिखेगा आपको, एग एल्बुमिन नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा जिलेटिन या पॉली एल लाइसिन। यहां पर यही तो पूछा जाएगा कि आपको क्या एक्स्ट्रा चीजें आ रही। मोस्ट कॉमन एग एल्बुमिन यूज होता है, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्बुमिन भी इसको कहते हैं, ठीक है, मेयर्स ग्लिसरॉल एल्बुमिन भी इसको कहते हैं। तो एडेसिव कौन कौन से हो सकते हैं, जो जो है स्लाइड पर लगाए जाते हैं टिश्यू को फिक्स करने के लिए, टिश्यू को अपने ऊपर चिपकाने के लिए, ठीक। तो ये हो गए। द ग्लास स्लाइड इज प्रिपेयर्ड प्लेस्ड इन ओवर मेंटेनेड टेम्परेचर 56 डिग्री फॉर 20 से 30 मिनट फॉर द प्रॉपर डाइंग एंड द बेटर एडहेशन एंड आल्सो रिमूव द एक्स्ट्रा वैक्स। अब क्या होता है, इसके बाद जब हम स्लाइड पर जो है इसको रिबन को ले लेते हैं, सीरियल सेक्शन को ले लेते हैं, उसके बाद हम डी वैक्सिंग प्लेट पर रखते हैं, जहां पर क्या होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए रखते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा सेक्शन है वो क्या होता है, स्लाइड पे अच्छे से चिपक जाता है, और उसके साथ साथ जो वैक्स है एक्स्ट्रा वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। यही क्या है, ये प्रोसीजर है। अब देखिए ये तो हो गया, अब आपके पास स्लाइड आ गई, अब क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। और रूटीन स्टेनिंग जो होती है, रूटीन स्टेनिंग H&E करते हैं, हिमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, ठीक। अब उससे पहले कुछ हम लोग हिमोटॉक्सिलिन और इयोसिन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कुछ जान लेते हैं। अब देखिए जो हमारी हिमोटॉक्सिलिन होती है वो कहां से हमें मिलती है, ये हमें मिलती है, एक लागवुड ट्री होता है जिसका नाम है हिमोटॉक्सिलॉन कैम्पेचियानम, ठीक है। ये कहां ग्रो किया जाता है, इसको कमर्शियली ग्रो करते हैं, ठीक, बेचने के लिए कमर्शियली इसको ग्रो किया जाता है जमैका एंड मैक्सिको में, ठीक है, जमैका एंड मैक्सिको में इसको ग्रो करते हैं। क्या होता है, जो ये पेड़ होता है लागवुड ट्री होता है उसका जो है नेचुरल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेम, स्टेम से क्या होता है उसके तने से इसका जो है एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया जाता है, और जो ये निकल के बाहर आता है ये क्या होता है, ये हिमोटॉक्सिलिन होता है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक, ये इनएक्टिव प्रोडक्ट होता है। अब हिमेटॉक्सिलिन को हिमैटिन में बदलना है, इन्हें हिमेटॉक्सिलिन को हिमैटिक में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तब ये किस में बदलेगा, हिमैटिन में बदलेगा। ऑक्सीडाइज जो होता है, ऑक्सीडाइज जो होता है इसी को एक और नाम देते हैं राइपिंग बोला जाता है, क्या कहते हैं, राइपिंग। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमोटॉक्सिलिन होता है हिमैटिन में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं राइपिंग। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ऑक्सीडाइज दिया ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, राइपिंग होता है इसका दूसरा नाम। तो ऑक्सीडाइज जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरल तरीके से पहला, दूसरा क्या है, राइपिंग जो होगी, ठीक, जो स्टेम से छाल निकाली गई है, ठीक है, जो स्टेम से छाल निकाली गई है। एक तो जो है राइपिंग का मतलब पक जाएगी, उसको धूप में डाल के सुखा लें, एक तो ये तरीका है। दूसरा उसको केमिकली पका लें, ठीक है, केमिकली पका ले तो केमिकल यूज करते हैं सोडियम आयोडेट और KMnO4 या फिर KMnO4 का प्रयोग करते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, हिमोटॉक्सिलिन के लिए। अब इस हिमोटॉक्सिलिन में मॉडरेंट भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ए मॉडरेंट भी यूज किया जाता है। कौन मॉडरेंट होता है, पोटासिलम। कौन होता है, पोटासिलम। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अटैचिंग द स्टेन पार्टिकल टू द टिश्यू। यह है पोटासिलम क्या करता है, मॉडरेंट क्या करता है, हेल्प करता है स्टेन को अटैच करने में टू द टिश्यू, टिश्यू में।
ठीक है, तो ये बात हो गई मॉडरेंट की, ये बात हो गई किसकी, हीमोटॉक्सिलिन की। अब बात करते हैं हम लोग स्टेनिंग की। देखो स्टेनिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन स्टेनिंग में वो चीजें आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे कि यहाँ पर देखो सब जगह अपने तरीके से स्टेनिंग करते हैं। अपने तरीके से मतलब किसी को थोड़ा डार्क चाहिए, किसी को कम चाहिए, कोई लाइट चाहिए, कुछ जिस तरीके का जहां पर प्रोसीजर होता है वो चीजें आपको हर जगह अलग मिलेंगी। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये चीजें पूछी ही नहीं जाएंगी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, अभी ये सुनिए प्रोसीजर क्या होता है जो एक अच्छी किताब का, वो हम आपको बताते हैं। सेक्शन जो है सबसे पहले डी पैराफिनाइज्ड करते हैं। सेक्शन को क्या करते हैं, डी पैराफिनाइज करते हैं। मतलब डी का मतलब रिमूवल, पैराफिन जो है वैक्स, यानी रिमूवल ऑफ वैक्स करते हैं बाय द प्लेसिंग द स्लाइड इन द जार ऑफ जाइलिन 10 to 15 मिनट। सबसे पहले स्लाइड को 10 to 15 मिनट के जाइलिन जार में डालते हैं, जिससे क्या हो जाए कि वैक्स जो है रिमूव हो जाए। उसके बाद में हीमोटॉक्सिलिन, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसी डाई है, तो हीमोटॉक्सिलिन वाटर बेस्ड डाई है। तो बिफोर स्टेनिंग, स्टेनिंग करने से पहले आपको सेक्शन को रिहाइड्रेट करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई समझो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सेक्शन को क्या कर रहे थे, टिश्यू को से हमने पानी निकाल दिया था, तो वो डिहाइड्रेटेड है, उसको हमें सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, बिफोर स्टेनिंग उसको क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हीमोटॉक्सिलिन वाटर बेस्ड डाई है, तो बिफोर द स्टेनिंग जो सेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, रिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट, ये सब ऑप्शन आएंगे, तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा, उसको रिहाइड्रेट करेंगे। फिर उसके बाद में है प्लेस द स्लाइड इन द हीमोटॉक्सिलिन स्टेन फॉर 8 to 10 मिनट। 8 से 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, हीमोटॉक्सिलिन में स्लाइड को रखेंगे। उसके बाद वाटर से वॉश करेंगे, पुटिंग द स्लाइड इन द सोल्यूशन ऑफ 1% एसिड अल्कोहल फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए एसिड अल्कोहल में रखेंगे, फिर जो है पानी से वॉश कर देंगे। उसके बाद देखिए बेहतरीन चीज यहां पर कि ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ब्लू कलर टू द सेक्शन। सेक्शन में ब्लू कलर लाने के लिए ये किसके द्वारा होता है, इट्स डन बाय स्कॉट टैप वाटर। ये स्कॉट टैप वाटर क्या है, स्कॉट टैप वाटर क्या है ये हमें आपको बताना है। स्कॉट टैप वाटर वो है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम एंड, या फिर नहीं एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इसी को क्या कहते हैं, इसमें हो बाई स्कॉट टैप वाटर में, स्कॉट टैप वाटर। और इसको क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है ब्लूइंग। क्या बोलते हैं, ब्लूइंग बोलते हैं। यानी सेक्शन में क्या है, ब्लू कलर लाना है, तो इसको किया जाता है स्कॉट टैप वाटर से। और स्कॉट टैप वाटर में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटर स्टेन करते हैं। उसके बाद काउंटर स्टेन करते हैं 1% एक्वस सोल्यूशन जिसमें इओसिन, ठीक, 1 से 2 मिनट के लिए काउंटर स्टेन करते हैं। फिर उसके बाद वॉश करते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, सेक्शन को डिहाइड्रेट करते हैं। और डिहाइड्रेट करने के लिए आप जानते हैं, पानी निकालने के लिए किसको, इसको पास किया जाता है असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल से क्या करते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। फाइनली फिर उसके बाद में क्लियर कर लेते हैं जाइलिन से, 2 से 3 डिप लगाते हैं। फिर उसके बाद माउंट कर लेते हैं। माउंट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यही पूछा जाएगा आपसे। माउंट करने के लिए डीपीएक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डीपीएक्स का प्रयोग करते हैं। डीपीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, डेक्सट्रीन पॉलीस्टीरीन जाइलिन होता है, या फिर कनाडा बॉल्सम होता है। क्या होता है, या फिर कनाडा बॉल्सम होता है। ये हो गई स्टेनिंग। यहां पर इंपॉर्टेंट है ब्लूइंग, यहां पर इंपॉर्टेंट है रिहाइड्रेटेड, यहां पर इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेटेड, यहां पर इंपॉर्टेंट है डीपीएक्स यानी माउंटिंग जो किससे करते हैं, कनाडा बाल्सम से करते हैं, इसका फुल फॉर्म। ये हो गया प्रोसीजर। अब बात करते हैं जब स्टेनिंग हो जाती है तो न्यूक्लियाई जो है वो ब्लू कलर का, साइटोप्लाज्म पिंक कलर का, और आरबीसी आपको पिंक कलर की दिखती हैं। अब स्टेनिंग स्पेशल टाइप की आपको और भी देखने को मिलती हैं। एक है सुडान ब्लैक, ऑयल रेड, ठीक है, वॉन जेंसन, मैसेंस ट्राइक्रोम, रेटिकुलिन, ऐसे ही पास हो गई, मिथाइल वायलेट हो गई, पल्स रिएक्शन हो गई। ये और भी कुछ यहाँ पर स्पेशल स्टेन है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी हम लोग चर्चा, हम लोग साइटोलॉजी करेंगे, उसमें स्टेन भी कर लेंगे, साइटोलॉजी भी कर लेंगे। साइटोलॉजी छोटा टॉपिक है, यहाँ पर हम सोच रहे थे करा दें, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोलॉजी और H&E स्टेनिंग रखी। अब हम जो है नेक्स्ट साइटोलॉजी करेंगे, जिसमें ये सारी स्टेन कवर कर लेंगे, बेसिक चीजें, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती हैं चीजें, वही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, आप नहीं जानते। यहाँ पर 31 स्लाइड हम लोगों ने कवर की है, देखिएगा ये 31 स्लाइड
ये पूरा 3 दिन का काम है, जिसमें लगातार हमने जो है 18 घंटे इस स्लाइड पर काम किया है, और तब जाके ये चीजें ऐसी निकल के आई हैं। उसके बाद हम ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीजें आपको दे रहे हैं। अगर ये वैल्यूएबल है, आप तक चीजें अच्छे तरीके से पहुंच रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप इसका फीडबैक दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इस भाई पटेल पर मिल जाएगी। इसका जो है लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में जाएंगे, पहला ही कमेंट आपको मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कास्ट वहां पर मिलती रहेंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी टेलीग्राम पर होता रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से चीजें मिल रही हैं अच्छी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।